प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फॉर्मूला बताया था और किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है उसको भी हमने प्रूफ किया था। उस सूत्र को याद रखेंगे कि E बराबर F/Q0 भी होता है, वह E बराबर 1/4πε0 कैपिटल K Q/R² भी होता है। अब इसी में एक छोटा सा टॉपिक और है, वैद्युत बल रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो ये वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? जैसा कि हमने वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी जानकारी आप लोगों को दी। तो वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेश चलने के लिए स्वतंत्र है तो वह बल की दिशा में चलने लगता है। इसका तात्पर्य यह है कि वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र अर्थात स्मूथ कर्व होती हैं जिन पर एकांक एवं स्वतंत्र धन आवेश चलता है। अर्थात स्वतंत्र धन आवेश का जो चलने का मार्ग होता है उसको वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। यानी कि यदि कोई धन आवेश है ना, जैसे +Q आवेश है, इससे बल रेखाएं लंबवत अनंत तक पहुंचती है। इस प्रकार से ऐसे और यदि अकेला ऋण आवेश है तो अनंत से इस आवेश तक आती है। देख रहे होंगे आप लोग। और यदि धन व ऋण आवेश साथ में रखे हुए हैं इस प्रकार से +Q आवेश और -Q आवेश, तो ये बल रेखाएं धन आवेश से चलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से हमें ये बल रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो इसके कई गुण हैं जिनमें से मुख्य गुण आपको बतला रहे हैं। जैसे कि पहला तो चित्र से ही समझ में आता है कि ये बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। दूसरा, ये बल रेखाएं अर्धवक्र बनाती है। इसका तात्पर्य यह है कि ये
वंद, वक्र अथवा कर्व नहीं बनाती। तीसरा गुण ये भी है इसका कि इन वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है ना। जैसे ये वैद्युत बल रेखा ये खींची गई है, तो इस बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींच दें तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ये, है ना। इस बिंदु पर खींच दें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी ये, इस प्रकार से। ठीक है। और भी गुण इसके मुख्य और क्या है कि जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, यानी इंटरसेक्ट नहीं करती, काटती नहीं है। क्योंकि यदि काटती होती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाना संभव थी, जिससे कि वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होती, और चूंकि वैद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा हो सकती है, दो दिशाएं नहीं हो सकती, तो ये असंभव है। ठीक, इसका तात्पर्य यह है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, और ये बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का भी प्रयास करती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि धन एवं ऋण आवेश अर्थात विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस तरह से बहुत से गुण हैं वैद्युत बल रेखाओं के, इसमें से 4-5 गुण ये हमने आप लोगों को बतलाए, इसमें मुख्य हैं। इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे। अब इससे हटकर अलग टॉपिक पर चलते हैं। यानी कि वैद्युत विभवांतर अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत विभवांतर क्या होता है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई दो बिंदु हम लेते हैं, ए एवं बी, और यदि परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु बी से बिंदु ए तक हम ले आए, तो बिंदु बी से ए तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य एवं परीक्षण आवेश की निष्पत्ति अथवा अनुपात को दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और इसे देखिए किस प्रकार से लिखा जा सकता है। वैद्युत विभवांतर वैद्युत विभवांतर बराबर लिखा जा सकता है VA माइनस BV, ए बराबर
W अपॉन Q0, है ना। इस सूत्र को याद रखेंगे आप लोग। हाई स्कूल में भी आपने इसको पढ़ा है, इसलिए समझने में ज्यादा कठिनाई भी नहीं होगी। ठीक है, इसको दूसरे रूप से इस प्रकार भी कहा जा सकता है, यदि Q0 बराबर आप 1 ले लें तो VA माइनस VB A बराबर W के हो जाएगा, है ना। तो इसको ऐसे भी परिभाषित किया जा सकता है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर अथवा वैद्युत विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। सूत्र यही रहेगा। ठीक है, तो इस सूत्र को आप लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे, इस परिभाषा को याद रखेंगे कि परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एवं परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। और जिस प्रकार से कार्य अदिश राशि, आवेश अदिश राशि, तो वैद्युत विभवांतर भी एक अदिश राशि होती है और इसका मात्रक इस सूत्र से ही ज्ञात करेंगे। मात्रक ये आपको जैसा कि दिख रहा है, कार्य, इसका मात्रक जूल प्रति कूलम इसका मात्रक होता है। ठीक, और अथवा जिससे जनरली इसको पहचानते हैं, इसका मात्रक वोल्ट भी होता है और सवालों इत्यादि में वोल्ट ही लिखा रहेगा। तो जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट होता है। एवं बिमी सूत्र देखिए, एवं बिमी सूत्र। ठीक है, तो इसी से निकालेंगे मात्रक जो आपको दिख रहा है, कार्य, इसका मात्रक जूल, बिमी सूत्र mL² T-2। दूसरा आवेश का मात्रक कूलम, इसका बिमी सूत्र A × T। ठीक है ना। अब बस आप क्या करेंगे, A को ऊपर ले जाओ, T को भी ऊपर ले जाओ, तो वैद्युत विभवांतर का बिमी सूत्र जो आ जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा mL² T⁻1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, -3 हो जाएगा, A - 1 ये होगा। ठीक है, तो ये वैद्युत विभवांतर के बारे में एक सूक्ष्म जानकारी, इसकी परिभाषा जो हमने बोली, इसका सूत्र अदिश राशि है ये, इसका मात्रक जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट होता है, बिमी सूत्र mL²
t-3 a-1 होता है। और यदि चूंकि इसका मात्रक वोल्ट है, यदि 1 वोल्ट की आपसे परिभाषा पूछी जाए, जैसे शायद पिछले वर्ष 1 वोल्ट की परिभाषा किसी कहते हैं ये बोर्ड में आया था, तो प्रत्येक बिंदु पर आपको ध्यान देना है। 1 वोल्ट को कैसे आप परिभाषित करेंगे? ठीक है, तो यहां पर यदि W बराबर 1 जूल लिख दें, व Q0 बराबर 1 कूलाम्ब लिख दें, है ना, तब VA माइनस BV बराबर क्या हो जाएगा? यहां मान रख दीजिए 1 जूल अपॉन में 1 कूलाम्ब हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 1, और जूल प्रति कूलाम्ब को वोल्ट भी लिख सकते हैं आप। तो ये BA माइनस BB बराबर क्या हो गया? 1 वोल्ट हो गया ना। तो इसको परिभाषा में कैसे ढालेंगे? इसका तात्पर्य यह है कि Q0 बराबर 1, अर्थात एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। ठीक है, तो वैद्युत विभवांतर आगे इसका उपयोग होता रहेगा, सवालों में भी काफी आएगा, ये अगले चैप्टरों में भी आएगा, इसको दिमाग में रखेंगे। एनी पोटेंशियल डिफरेंस। अब दूसरा है वैद्युत विभव, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव क्या होता है? तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु को हम अनंत पर ले जाएं, तो अनंत पर विभव को शून्य माना गया है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एवं परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो जैसा कि आपको अभी बताया था, तो वैद्युत विभव
क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव चूंकि बिंदु बी को इंफिनिटी पर ले गए हैं तो इस पर v के स्थान पर इंफिनिटी लिखा जा सकता है। तो VA माइनस वी इंफिनिटी बराबर W/Q0, अथवा विभव को शून्य माना गया है अनंत पर, VA बराबर A हो जाएगा W/Q0। ठीक है ना। तो पुनः देखिए कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एवं परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो वैद्युत विभव VA अथवा V भी लिख सकते हैं, आवश्यक नहीं है A लगाना, सवालों में हम लगाते हैं, वो तो समझाने की दृष्टि से ऐसा लिखा है, VA बराबर W/Q0। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव, इनकी परिभाषाएं अलग अलग हैं, परंतु अगर सूत्र की ओर हम दृष्टि डालें तो सूत्र लगभग समान ही समझ में आते हैं कि VA माइनस BB बराबर W/Q0 और VA बराबर W/Q0। इसका तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट है कि यह भी एक अदिश राशि है और इसका मात्रक भी वोल्ट होता है और इसका विमेय सूत्र भी ml² T-3A-1 ही होता है। और एक वोल्ट की जो परिभाषा है आप विभव के रूप में भी देख सकते हैं कि जैसे एक वोल्ट किसे कहते हैं, ठीक कैसे कहोगे कि यदि W बराबर 1 जूल, Q0 बराबर 1 कूलाम, तो वैद्युत विभव VA बराबर इसमें रखेंगे 1 जूल अपॉन 1 कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम को वोल्ट रखा जाता है, तो VA बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट। अतः ऐसे भी परिभाषित किया जा सकता है इसको कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य भी एकांक हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा अथवा 1 वोल्ट कहलाता है। तो ये छोटी छोटी सी ये परिभाषाएं थी, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत हैं ये। ऐसा देखा गया है कि जब बच्चों से प्रैक्टिकल में छोटी छोटी सी परिभाषाएं पूछी जाती हैं तो बहुत दुख होता है कि वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभव जैसी परिभाषाएं भी आप लोग नहीं बता पाते।
कुछ छात्र कहते हैं सर वो यहां से याद करते तो यहां भूल जाते। कठिन समझ में आती है सर फिजिक्स। ये बात बिल्कुल सही है। एक एग्जाम्पल आपको, जैसे कोई भी व्यक्ति है उसको समझना बड़ा कठिन होता है। आप किसी भी व्यक्ति को 1 या 2 दिन में, 4 दिन में उसको समझ नहीं सकते जब तक कि आप कई वर्षों तक उसके साथ रह ना लें। समझने के लिए रमना पड़ता है, तभी आप उस व्यक्ति को समझ सकते हो कि उसकी पसंद की कौन सी चीज है, नापसंद की कौन सी चीज है, वो बोलता कैसे है, वो क्या समझ सकता है। तो ऐसे ही भौतिक विज्ञान, इसको समझने के लिए इसमें रमना पड़ता है, इसको समय देना पड़ेगा आप लोगों को। और जब आप समय देने लगेंगे तो ये स्वयं ही आपको समझ में आने लगेगी। आपको समझना ही फिर नहीं पड़ेगा, आपका इंटरेस्ट जागृत होगा इसमें। फिर आप सवाल भी बहुत आसानी से लगा पाएंगे, थ्योरी भी आपके लिए सरल हो जाएगी। तो आप लोग इस बात को अवश्य ध्यान दें। आपको रमना है भौतिक विज्ञान में, और इससे अच्छे नंबर किसी सब्जेक्ट में आते भी नहीं है। आप लोगों का समय अभी पर्याप्त है। आप लोग खूब समय दीजिए, इसको अध्ययन कीजिए, और जो कुछ ना समझ में आए उसको बेशक पूछिए।